MSS इकोर एनजीओ अच्छा अच्छा। जो DWA के अंतर्गत चलती है। अभी बारिश का वक्त है। और आप सभी लोगों को भी बोलता हूँ कि PSK न्यूज़ को देखते रहिए। या आपने इस न्यूज़ में मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इस वक्त आप सभी के लिए मतलब ये आम जनता के लिए खास करके है और इतना बेहतर है। रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान, ये चार चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वक्त में मैं कुमारपाड़ा वाघवा मंदिर और जो है कि आप देख सकते हो मेरे पीछे चंदन सा रोड है और यहाँ पे हम जो शख्स हैं, जो सर हैं, उनसे मिलेंगे और रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर का ऑफिस है, तो चलिए हम सर के ऑफिस में चलते हैं और बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वालेश्वर नगर है और यहाँ पर ये ऑफिस है, आपको दिखा रहा हूँ। और ऑफिस के अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए आते हैं, चलिए अंदर। और अंदर का पूरा ये है सर का ऑफिस है और देखते हैं। इधर आप ज़रा से बोर्ड को कवर करिएगा था। आइए अंदर आ जाइए, ये ले लीजिए पूरा। तो अभी जैसे कि आप सर को देख रहे हो आप, तो अभी हम सर से पूरी जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग बैठेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे और आपको पूरी विवरण देंगे। रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान की जो बातें मैं कर रहा हूँ, क्या है वो, उसकी पूरी जानकारी। चलिए तो सर से हम बात करते हैं बैठकर। जैसे कि हमने आपको बताया, रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान की बातें जो बता, सर हमारे सामने बैठे हैं। सर का परिचय जानने का प्रयास करेंगे और इसमें क्या बेहतर है और आम आदमी के लिए क्या मतलब कि खुशखबरी है, वो सारी चीज़ जानेंगे और एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, नमस्कार सर। नमस्ते। PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका जो चीज़ है, जैसे कि आपने बताया था हमको कि रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान लोगों का मतलब आप कर रहे हो, दे रहे हो सारी चीज़ें। तो ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, कैसे आम जनता के लिए या किसी और के लिए कैसे काम करेगा, क्या बेनिफिट है इसमें, ज़रा आप हमको इस पर डिटेल करिएगा। जी नमस्ते। सबसे पहले तो विनोद भाई, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस न्यूज़ में मुझे बोलने का मौका दिया और ये बात लोगों तक पहुँचेगी। फिर जो अपने हिसाब से उसको फॉलो करेंगे वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो और आप सभी लोगों को भी बोलता हूँ कि PSK न्यूज़ को देखते रहिए और उसके बाद हमारी बात को समझिए। फिर उसके बाद एक एक करके मैं आपको उसका व्याख्या जैसे विनोद भाई बोलेंगे वैसे मैं करता हूँ। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि सबसे पहला देखिए, अभी बारिश का वक्त है। जी। बारिश में क्या आंधी तूफान सब कुछ होता है, आदमी दिन भर कहीं भी भटक लेता है, लेकिन रात को उसको मतलब कि एक कहते हैं ना कि सर पे छत चाहिए। रात को आदमी कहाँ जाएगा, बारिश आ गया, तूफान आ गया, तो सर पे छत चाहिए, एक मतलब कि एक घर चाहिए। तो घर का क्या सुविधा है, घर के बारे में क्या है, कैसे एक गरीब आदमी जो भाड़ा भरता है वो कैसे मतलब कि आपके साथ में उसका बेनिफिट कैसे ले सकता है और आप कैसे दे सकते हैं। जी, क्या है कि मेरा नाम लव कुमार चौधरी है और मैं एक NGO का डायरेक्टर हूँ आज के डेट में। NGO का नाम है RMSS इकोर एनजीओ अच्छा अच्छा। जो DWA के अंतर्गत चलती है। DWA का फुल फॉर्म हुआ ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन अंतर्गत RMSS इकोर एनजीओ। अच्छा, ये कितने सालों से सर। 2012 में मैं बना था कार्यकर्ता और 2012 के बाद 15 में जो चुनाव हुआ तो मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे बैठा। कमेटी चुनाव होती है, उसके बाद हर 3-3 साल के बाद चुनाव होता रहा। तो आज के अभी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर के पोस्ट पे मैं ही हूँ। अच्छा, मतलब कि आप डायरेक्टर पोस्ट पे आप ही हैं। जी, ओके RMSS ओके और ओके। NGO का। अब इसमें क्या होता है कि सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते थे और मैं आया तो कुछ तरीका अलग किया। अच्छा, मतलब आपने चेंजिंग किया, जी मतलब नया लोग कुछ नया कुछ करना है, ऐसा आपने अपने विचार से इसमें चेंजिंग किया। जी, ताकि NGO का फंड भी बढ़े और लोगों को हेल्प भी मिले। अच्छा, ये कैसे मतलब क्या है, मतलब कैसे आपने क्या नया क्या किया इसमें आपने। तो इसका हमने पहले जो चलता था वो तो सीधा था, नारी हमारी शक्ति है, देश सेवा हमारी भक्ति है। इसका एक नारा है, अच्छा, ये टाइटल मतलब एक नारा मतलब था। ओके। NGO का नारा है। उसके बाद इसका फोकस, मेन फोकस जो है रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान के ऊपर है। अब इसमें जो अभी आपने छत की बात किया, हाँ। तो मकान हम कैसे देते हैं। अब देखिए, मैं गवर्नमेंट भी नहीं हूँ और गवर्नमेंट भी उस तरीके का काम कर रही है अपने हिसाब से। प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत ऐसे सिस्टम है,
इसमें हमने क्या किया, लेकिन सब लोग तो बिल्डिंग में रहने नहीं जा सकते। जो 10,000 12,000 की सैलरी पे काम करते हैं, जो वो उठाते हैं, यस यस उन्हें जो लोग बोलते हैं कि ये बिल्डर लोग जो झोपड़पट्टी में रूम लेते हैं, यस यस यस। तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप 3 लाख रुपया दे दो या 2 लाख दे दो, बाकी 6 महीने के बाद दे दो। उनको Yes. तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए 6 महीने बाद पैसा लाएंगे कहाँ से। हाँ, ये आपका जो पॉइंट है बहुत बेहतर पॉइंट है कि एक 10,000 12,000 कमाने वाला व्यक्ति कैसे दे सकता है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और उनके घर में जो खर्चा है वो तो रुकेगा नहीं, वो खर्चा तो चलता ही रहेगा। तो इस हिसाब से क्या है, इसके लिए हमने एक अपने आपस में कमेटी, सारी कोर कमेटी बैठ करके, कार्यकर्ता बैठ करके सब लोग आपस में बनाए कि इसको कैसे बनाना है। तो उसमें ऐसा हुआ, जो भी एनजीओ का कार्यकर्ता होगा वो कार्यकर्ता बनेगा। कार्यकर्ता बनने के बाद उसको एक्टिव कार्यकर्ता बनना है, उसका कुछ रूल है, फॉलो है, उसको फॉलो करना है। रूल को फॉलो करते करते एक्टिव कार्यकर्ता को पोस्ट पे आते हैं। एक्टिव कार्यकर्ता बनने के बाद उनकी सिर्फ मकान की नहीं, उनकी एक परेशानी लिस्ट लेते हैं हम। आपकी परेशानी क्या क्या है। अच्छा, मेन जो चीज़ है मतलब कि उनको कार्यकर्ता इसमें बनना पड़ेगा, ऐसा। जी जी। अब उसके बाद जब वो परेशानी लिस्ट लेते हैं तो उसमें पर ईयर 1 हेल्प, जैसे उनका आईडी इशू होता है एनजीओ का, तो उनको पर ईयर 1 हेल्प एनजीओ की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाता है लाइफ टाइम। अच्छा, लाइफ टाइम तक, जब तक वो यहाँ के कार्यकर्ता रहेंगे तब तक, जी। ऐसा। पर ईयर 1 हेल्प। अब जैसे अब मकान लेना है, तो जैसे आप किसी एरिया में बैठे हुए कोई भी एक एरिया ले लीजिए जो गरीब एरिया हो, जहाँ पे रूम का रेंट चलता हो 2,000 2,500 1,000, एरिया के हिसाब से होता है। हाँ, मान लीजिए कुमारपाड़ा, बादपाड़ा, विरार फाटा, किसी भी एरिया में। किसी भी एरिया में, देश में कहीं पे भी, भारत देश में कहीं पे भी। अच्छा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। अरे ये तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि जो आदमी कोशिश यही करता है कि मैं जिस एरिया में हूँ मेरा रूम भी वहीं पे होना चाहिए, वहीं पे खरीदूँ। कारण ये हो जाता है कि वहाँ के लोगों से उनकी अपनापन हो जाती है, साठ-गांठ हो जाता है, तो वहाँ पे लोग बसना चाहता है। हाँ, ये बात तो है। आदमी जहाँ रहता है वहाँ पे पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, लेन देन हो जाता है, सारा चीज़ हो जाता है। उसके बाद अब उसमें जैसे ही उसका एक लिस्ट आता है, तो वहाँ का जो एरिया में हम पता करते हैं पहले कि जिस एरिया में वो है उस एरिया में रूम रेंट क्या चल रहा है, रूम का भाड़ा क्या चल रहा है। तो मान लिया किसी एरिया में रूम का रेंट चल रहा है 2,000 3,000 5,000 10, वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड है। तो 2,000 जो चलता है, तो वो हमारे अगर कार्यकर्ता है और एक्टिव कार्यकर्ता का आईडी उनको इशू हो चुका है, तो ऑटोमेटिक एनजीओ की तरफ से उनको मैसेज आता है कि आप अगर ये करना चाहे, ये सब फ़ायदा उठाना चाहते तो ले सकते हैं। अगर उनको वो चीज़ की ज़रूरत है तो खुद ब खुद आते हैं, बोलते हैं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जितने सारे कार्यकर्ता होते हैं सब आपस में बैठ के एक मीटिंग करते हैं कि हाँ इनको ये चीज़ देना चाहिए। तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आप यहाँ पे जो रूम पे थे 2,000 तो भाड़ा भर रहे थे, तो अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ वहीं पे जाकर हम किसी बिल्डर से बात करते हैं, एनजीओ के फंड से क्या करते हैं, हम उस रूम को ख़रीद लेते हैं। मान लिया किसी रूम को हमने लिया 3 लाख में। अच्छा, इस मतलब मेन बात यह है कि जो बिल्डर का रेट है आप दे देते हो, और जैसे ये भाड़ा भर रहे हैं वैसे ही इनको एनजीओ में भरना है। फिर इनको बोलते हैं कि आप जो भाड़ा भर रहे थे 2,000, अब आप यही भरते रहो। और ये आप भर रहे थे तो ये भाड़ा तो वो पानी में जा रहा था, ये कब तक भरना है? जब तक उनका 3 लाख पूरा नहीं होता है। अच्छा, 3 लाख जब तक पूरा नहीं होता तब तक उनको उसी तरह जैसे वो भाड़ा भर रहे थे वैसे उनको भरना। इंटरेस्ट। अच्छा, ये भी इंटरेस्ट भी नहीं है, तब तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उनको 3 लाख जब पूरा हो जाएगा तो तब तक तो एग्रीमेंट रहेगा, यानी कि एनजीओ अपने लिए रूम तो ही लेती है, तो अपने कार्यकर्ता के लिए ही लेती है। जिसके पास रूम नहीं है उसके लिए सुविधा है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक रूम कहीं पड़ा हुआ है और आप इसका आके फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बाद में अगर पता चलता है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो रूम से आप हाथ भी धो बैठते हैं। क्योंकि यहाँ तो बिना पैसे का रूम आपका हो रहा है, देखा जाए तो भाड़ा में ही रूम। अगर आप 10 साल भाड़े पे रहते हो तो भाड़ा का पैसा तो पानी में जाता है, और यहाँ पे जो भी आपका टाइमिंग है, टाइमिंग पीरियड, उसमें आपका पैसा क्लियर हो गया, रूम का पेपर आपके ना, उससे पहले एग्रीमेंट है कि रूम आपका या वो कोई खाली करवाने वाला नहीं। ये तो हो गया अपना जो है रूम का जो था वो आपने मतलब छत के बारे में जो हमने सवाल किया आपने वो कर दिया, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो है रोटी की बात कर रहे हो, तो रोटी क्या है? रोटी का मतलब हुआ बिजनेस। अगर कोई भी आदमी कमाएगा नहीं, जॉब नहीं करेगा, तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएगा, भाड़ा भरने की भी कैपेसिटी कहाँ से आएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुनरबाज हैं, लेकिन उनकी पहुंच वहाँ तक नहीं हो रही है कि उनके हुनर को दिखाया कैसे जाए। दूसरा ये है कि अगर हुनरबाज हैं, उनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे कोई साइकिल का पंचर बनाने वाला आदमी है, अच्छा अच्छा, ओके कोई सिलाई सीख लिया हुआ आदमी है, ओके कोई लेडीज़ है जो ब्यूटी पार्लर सीखी है, यानी सर्टिफिकेट अवेलेबल है। ओके। इसी हिसाब से और भी लोग हैं, कोई कैमरामैन है,
कोई वीडियो एडिटर है, बहुत सारे लोग हैं, कोई साइबर का नॉलेज है, कंप्यूटर का हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का नॉलेज है उसको। तो अगर उसके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट अवेलेबल है, कहीं से वो सीख करके आया है, तो फिर अगर वो एनजीओ का कार्य करता है तो एनजीओ क्या करती है उसके लिए एक ऐसे ही बैठ के आपस में मीटिंग करके उसकी परेशानी की लेटर लेने के बाद उसका सर्टिफिकेट को देखते हुए उसको बोलती है कि आप एक कोटेशन तैयार कीजिए। जैसे कि आप एक कंप्यूटर हार्डवेयर का दुकान खोलना चाहते हैं तो एक कोटेशन तैयार कीजिए, उसमें खर्चा कितना जाएगा। अच्छा, मतलब कि उस व्यक्ति के ऊपर में निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। राइट। तो आप जो करना चाहते हैं उसका आप कोटेशन दे दीजिए, फिर आपका जो चीज़ रहेगा उसका हम लोग मतलब करवा देंगे, ऐसा आपका कहना है। नहीं, कोटेशन लेने के बाद जो एनजीओ के रूल रेगुलेशन में बैठता है वो चीज़ उसमें से हम ओके करके बोलते हैं ये चीज़ का हेल्प आपको हमारी तरफ से हो जाएगा। मतलब जो नियम कानून है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसके आधार पे जो चीज़ बैठेगा वो चीज़ आप लोग करके देंगे। हाँ, वो चीज़ हम उनको देते हैं, एनजीओ देती है कि अब आप ये करो, अब बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप बैंक में जाते हो कोई भी बिजनेस करने के लिए 50,000 लेते हो, 1 लाख लेते हो या 40,000 ही लेते हो तो आपका ईएमआई आना स्टार्ट हो जाता है महीने का, ये बात तो सही है। वो भी इंटरेस्ट के साथ। वो आपका 50,000 हो जाता है 90,000 के आसपास देखा जाए तो। ऊपर से बैंक वाले का फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है, आप ईएमआई कब भर रहे हो, एक नया टेंशन देना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाती है तो और नया टेंशन हो जाता है उसमें। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई टेंशन देने वाला नहीं है, आप एनजीओ के कार्यकर्ता हो, अपने हिसाब से काम करो। पर महीने का जो भी आपका इनकम होता है उसमें से जो भी आपको डोनेशन देना है, आपका जब लगे कि मैं 2,000 या 3,000 या 4,000 जो मैं भाड़ा भर रहा था वो भाड़ा मेरा निकलना स्टार्ट हो गया, उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम आने लगा, मुझे ब्याज नहीं भरना है बैंक का, तो मैं अपने हिसाब से 2,000 के बदले यहाँ पे 1,000 डोनेशन दूँ। जहाँ 1,000 का मुझे टेंशन हो रहा तो वहाँ 500 डोनेशन दूँ। तो इस हिसाब से आप खुद डिसीजन लेना है आपको बिजनेस करने के बाद मुझे कितना डोनेशन देना चाहिए। मतलब इसमें कोई मांग नहीं है कि नहीं हाँ इतना आपको देना है, आपका जो दिल करे आप उसके हिसाब से डोनेशन दे सकते हैं। जी। और उसके बाद जैसे आपका ये होता है, ये डोनेशन देते रहते हैं और आप नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि मुझे और भी कुछ करना है, बिजनेस करना है या और भी कुछ दूसरे लाइन में जाना है, तो वहाँ भी आपको हेल्प होगी। और जो आपको यहाँ से एनजीओ से रुपीज़ मिला है, धन मिला है, वो आपका वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब तक आप वो दुकान चला रहे हैं तब तक वो वहाँ पे रुका हुआ है। जैसे आप दुकान बंद करते हैं तो एनजीओ वापस उस चीज़ को रिटर्न लेगी विदाउट इंटरेस्ट। मतलब कि मान लो अगर एक उदाहरण के तौर पे समझा जाए कि एनजीओ ने 50,000 रुपया दे दिया, ठीक है, अब वो 50,000 रुपया वहाँ पे पड़ा रहेगा, जिस दिन वो दुकान बंद करेंगे तो वो 50,000 रुपया एनजीओ वापस से ले लेगा। राइट। ओके। बंद करने के बाद, क्योंकि उनको बिजनेस करने के लिए दिया गया। इसी हिसाब से जिसके पास जो हुनर है वो अपना देते हैं लिख करके कि मुझे ये करना है। कोई ट्यूशन क्लास चलाना चाहता है, कोई कोचिंग क्लास चलाना चाहता है, कोई स्कूल चलाना चाहता है, तो उस हिसाब से देंगे और उस हिसाब से हम लोग उसको सोचेंगे समझेंगे। मैं अकेले नहीं, जितने भी कार्यकर्ता सब बैठ के उसका डिसीजन लेता है। अभी हमारा 2 सवाल हो गया। जी। मतलब छत का मकान का हो गया, रोटी का हो गया, कपड़ा क्या है? जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे पास घर हो गया और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कुछ नहीं है तो रोड पे सोते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहन के सोते हैं, हाँ, ये मैला कपड़ा पहन के सोते हैं। तो जब इतना हमें हो गया तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर पे कपड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। कपड़ा हम बांट नहीं रहे, हम आपको अपने पैर पे खड़ा होना सिखा रहे हैं। हम किसी के भरोसे नहीं रख रहे हैं कि आपको उसके भरोसे चलना है, वो देगा तब आप खाओगे। जब मकान हो गया, रोटी आना स्टार्ट हो गया, जेब में पैसा आने लगा तो अपने आप आपके पास कपड़ा भी आना हाँ, स्टार्ट। ये भी रहेगा। इस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 सवाल हो गया। जी। तो ठीक है, अब चौथा जो सवाल है वो सम्मान। सम्मान किस तरह लोगों को मिलेगा, आप किस तरह लोगों को देंगे, लोग आपको देंगे, ज़रा इस पे भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सम्मान जो आप बोले वो क्या है? समाज में क्या होता है, जो अगर ज़्यादा गरीब व्यक्ति है उसको कुछ लोग उसी नज़रिए से देखते हैं। अब गरीब भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक गरीब है, गरीब तो है, मतलब गरीब 2-3 प्रकार के होते हैं, ज़रा सा मुझे वो डिटेल करिएगा आप। वो गरीब है, बोलता है मैं गरीब हूँ, लेकिन उसको डेली दारू का पैसा पीने का पैसा है। वो कहाँ से आता? तो इस गरीब को क्या बोलते हो आप? उसे मैं गरीब नहीं मानता हूँ, वो एक मजाक है। वो वैसे ही बेवकूफ़ बना रहा है समाज को। वो गरीब भी है, उसके पास दारू का अच्छा। पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो गरीब जो ओरिजिनल में सही में गरीब है, जिसको कहीं कुछ ज़रूरत की चीज़ है, उसको हम लोग हेल्प करते हैं, उसको एनजीओ हेल्प करती है। वैसे लोगों को हेल्प नहीं करती है जो अभी आकर के बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है और वहाँ जा कर के दारू पी करके लुढ़क गया रोड। अच्छा। तो वो गरीब नहीं है। तो और कहा भी जाता है, बहुत सारे कहावत में लोग बोलते हैं कि गरीब को कम चर्बी नहीं होता है। तो वो ये गरीब के बारे में नहीं, उसी गरीब के बारे में जो दारू पी करके लुढ़क जाता है।
मतलब आपके हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब किसी के पास हाथ पैर नहीं है, आँख से विकलांग है, या घर नहीं है, मकान नहीं है ना, कोई सता रहा है, ऐसे जो मतलब कि कुछ नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो करना चाहते, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप गरीब समझते हो, ऐसे लोगों को आप सम्मान देना चाहते हो? राइट, और उसके लिए एनजीओ हेल्प करेगी, और जितना हो सकेगा अभी उतना कर रहे हैं। अभी अगर हम 20% कर रहे हैं, 30% करें, तो आने वाले ज़माने में 100% भी करेंगे। जब कार्यकर्ता बढ़ेगा, आप जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, तो उसका अर्निंग बढ़ेगा, डोनेशन बढ़ेगा। तो हम बाहर से डोनेशन लेते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता वही डोनेशन देगा, हमें कहीं बाहर से लेने नहीं जाना है। किसी भी पार्टी के जैसा, किसी भी संस्था के जैसा बाहर जाके हमें चंदा नहीं फाड़ना है, बाहर जाके हमें पावती नहीं फाड़ना है। लोग तो खुद परेशान हैं, हम उसको और कहाँ परेशान करने जाएंगे। लेकिन अगर आप, अच्छा ठीक है, चलिए मैं इस पे एक सवाल मुझे आ रहा है। आप जैसे बोले कि हमारे जो कार्यकर्ता होंगे उन्हीं से डोनेशन लेंगे, तो इस वक्त आपके पास कितने कार्यकर्ता हैं? नहीं, फिलहाल तो कार्यकर्ता तो देखा जाए तो नहीं है, न के बराबर है। और जो भी हैं तो मीटिंग लगेगी, तो मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा, बाद वो लोग अपने अपने मुंह से बोलेंगे कि हाँ मैं कार्यकर्ता, मुझे ये मिला है, ऐसे मिला है तो इस हिसाब से मैं आपको वो कार्यकर्ता से रूबरू करा दूंगा उस समय। जी। चलिए, आपने इतनी मतलब इतनी अच्छी बात, जो आम जनता के बीच में जो मजबूर हैं और जो करना चाहते हैं उनके लिए आपने इतना अच्छा मतलब 4 चीज़ें उनको आप दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप लोग समाज के लिए, समाज में जो व्यक्ति, बहुत सारे हमने भी देखे हैं, हम जो दिन रात घूमते हैं, तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस ज़्यादा वसूलती है, सरकारी स्कूलों पे जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा लोगों का, और हमारी तरफ से भी होगा। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सभी लोग इसमें आपका सपोर्ट करेंगे। तो अभी जैसे कि आपने सुना, सर ने बताया, सर से आपसे मुलाकात कर, अब सबसे समाज के लिए 4 चीज़ जो खूबसूरत है, जो आपको भी पसंद आया होगा और मुझे भी पसंद आया, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सपोर्ट करें, और सबसे पहले सर का धन्यवाद करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।